औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आपकी फैमिलीज़ भी बिल्कुल ठीक-ठाक होंगी। डियर स्टूडेंट्स, ये कोर्स जो हम आज स्टार्ट करने लगे हैं, ये जो सीरीज़ है, सीरीज़ ऑफ लेक्चर, ये आपके एक कोर्स की सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स हैं जिसका नाम है एचआरएम। एचआरएम बेसिकली स्टैंड्स फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इस कोर्स की जितनी भी वीडियोज़ होंगी ये मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इंशाल्लाह अपलोड करूँगा और इस कोर्स के अंदर हम लोग जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के तमाम एस्पेक्ट्स को स्टडी करने की कोशिश करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसके क्या फंक्शंस हैं, इसकी क्या इसके अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं और व्हाई डू वी स्टडी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसके क्या चैलेंजेस हैं। तो मुख्तलिफ एंगल से हम इस कोर्स को स्टडी करेंगे और ये कोर्स जो है वो टोटल एक थ्योरेटिकल कोर्स है। कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन एज सच, लाइक अगर हम कंपेयर करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ, तो इसमें किसी किस्म की कोई एज सच प्रैक्टिकल नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है। इसको आपने इम्प्लीमेंट करना होगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहाँ पे आप जाओगे। और अगर आप ह्यूमन रिसोर्स के डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो तो ऑब्वियसली ये सारे का सारा जो नॉलेज है ये आप अप्लाई करोगे अपने डिपार्टमेंट के थ्रू, अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर। तो इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करूं, अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हो जिसका नाम है कोड विद फैसल, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नई वीडियो होगी तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाया करेगा थ्रू ईमेल। वैसे तो इस चैनल के ऊपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रिलेटेड वीडियोस या उनसे रिलेटेड जो है प्लेलिस्ट्स मौजूद हैं, लाइक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन सी प्लस प्लस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस, जावा प्रोग्रामिंग है, इसके साथ साथ पाइथन प्रोग्रामिंग की भी एक सीरीज चल रही है। तो यूनिवर्सिटी ने ये जो है कोर्स मुझे असाइन किया तो मुझे बेहतर लगा कि मैं अपने इसी चैनल के ऊपर ही इसकी एक प्लेलिस्ट बना के तो इसकी जो वीडियोस हैं वो मैं अपलोड करता रहूं। तो बहरहाल इससे पहले हम जो है कोर्स की तरफ चलें, तो देखते हैं हम लोग इस कोर्स के अंदर आज क्या पढ़ेंगे। आज तो वैसे इंट्रोडक्शन ही होगा इस कोर्स का और जनरल जो मोटी मोटी चीज़ें हमने उसको आज स्टडी करना है आज के इस लेक्चर के अंदर। तो लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर। ओके जनाब, तो आज के लेक्चर की जो स्लाइड्स हैं वो हम देख लेते हैं कि उसके अंदर हम लोगों ने क्या चीज़ स्टडी करनी है और स्लाइड बाय स्लाइड चलेंगे। और आज का जो लेक्चर होगा वो कुछ इतना कोई लेंथी लेक्चर भी इंशाल्लाह नहीं होगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि आज हमने जो है इंट्रोडक्टरी चीज़ें हमने स्टडी करनी है। ओके जी, सो द टाइटल ऑफ द कोर्स इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एचआरएम और इसमें हम लोगों ने, ये हमारा जो है लेक्चर नंबर 1 है। इस लेक्चर्स जितने भी होंगे उसकी जो पीपीटी स्लाइड्स होंगी उनका जो लिंक होगा वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूंगा। और आप लोगों का जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंदर जो मैं एक तो ऑब्वियसली इस वीडियो का जो लिंक है वो भी शेयर कर दूंगा और साथ ही मैं जो पीपीटी स्लाइड होगी उसका लिंक भी वहीं पर शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों को कोई इशू ना हो और आप मल्टीपल लोकेशन से दो मुख्तलिफ जगहों से अपने इस पीपीटी स्लाइड को, इस रिसोर्स को जो है वो डाउनलोड कर सकें इजीली, आप इजीली, ताकि आपके लिए एक्सेसिबल हो। सो लेट्स बिगिन जी टुडेज लेक्चर। देखते हैं कि हमने क्या पढ़ना है। हमने बेसिकली 3 चीज़ें डिस्कस करनी है मेनली, जो कि इंट्रोडक्टरी लेवल की चीज़ें हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें सबसे पहले जो है हम लोग देखेंगे कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, के बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है क्या। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि व्हाई आर वी कंसर्न्ड अबाउट एचआरएम, यानी कि इसका मतलब बेसिकली ये है कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या एचआरएम है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इसको ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो क्यों इतनी इंपॉर्टेंस देती हैं। बहुत सारी जो मल्टी मल्टी आप कह लें कि जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, उनके अंदर और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स भी के होने के साथ साथ उनका एक फुल फ्लैज एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का भी एक डिपार्टमेंट होता है जिसको उसका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो है उसको रन कर रहा होता है।
और इम्पोर्टेंस है ऑब्वियसली तभी आपकी जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, मशहूर जो कंपनीज़ हैं मुख्तलिफ आपकी जो रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो ओपन किया हुआ है। तो इसको हम स्टडी करेंगे इसके अंदर और फिर इसके बाद ऑब्वियसली हम ओवरव्यू देखेंगे कि एचआरएम के अंदर क्या इसके जो है ना यानी कि मोटे-मोटे इसके जो फंक्शंस हैं एचआरएम के वो हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। ओके जी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ बेसिकली अगर हम इसको बहुत ही यानी कि आसान अल्फाज में अगर हम इसको डिस्कस करें तो मैं अगर ये आपको बताऊं तो ये आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्क फोर्स है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर हो किसी भी लेवल का ह्यूमन रिसोर्स हो स्किल्ड हो अनस्किल्ड हो उसकी मैनेजमेंट को जो है हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहेंगे यानी कि हमने हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत सारी रिसोर्सेज हो सकती हैं लाइक फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो सकती हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई उसकी उसकी बिल्डिंग्स हो सकती हैं वो उसकी रिसोर्सेज हैं उसके पास कुछ ज़मीनें हैं फैक्ट्रीज हैं उसमें मशीनरी लगी हुई है ठीक है ना उसकी जो मुख्तलिफ किस्म की जो इक्विपमेंट्स लगी हुई हैं उसके डिफरेंट ऑफिस के अंदर डिफरेंट उसकी फैक्ट्रीज के अंदर तो वो सारी की सारी जो है ना वो आपकी किसी ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज कहलाती हैं तो पहले ज़माने में ये होता था पुराने वक्तों की बात है कि जो आप लोग आप लोगों ने जिक्र तो लाजमी बात है सुना होगा स्लेवरी सिस्टम का कि पुराने वक्तों में ह्यूमंस को जो है वो यानी कि जो आपके लिए जो ह्यूमंस काम कर रहे होते थे बादशाह वक्त ठीक है उसके अंडर जो ह्यूमंस काम कर रहे होते थे यानी कि जो मजदूर तबका आप कह सकते हैं जो स्किल्ड लेबर आप कह सकते हैं तो उसको उसको एज अ स्लेव कंसिडर किया जाता था यानी कि वो बिल्कुल इस तरह होता था कि जैसे वो आपके गुलाम होते हैं यानी कि उनकी उनकी ना किसी भी किस्म की कोई आप कह सकते हैं कि वेलफेयर का जो है ना ख्याल नहीं रखा जाता था जबकि ये मॉडर्न डे के अंदर इट इज़ नाउ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन ठीक है यानी कि पुराना वक्त जो है वो तो अब चला गया है अब हम जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे अंडर जो सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं चाहे वो किसी भी लेवल के हों स्किल्ड हों अनस्किल्ड हों तो उनको जो ह्यूमंस हैं हम उनकी बात कर रहे हैं तो वो जो ह्यूमंस हैं जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं आपके सबऑर्डिनेट्स हैं आपके अंडर काम कर रहे हैं अब हम उनको स्लेव्स कंसिडर नहीं कर सकते हम अपने अंडर काम करने वाले जो सबऑर्डिनेट्स हैं हम उनको ये नहीं कह सकते कि आप जो है ना अगर टाइमिंग्स आपकी ऑफिस की अगर लेट सपोज 9 to 5 है तो हम उसको नहीं कह सकते कि आपने जो है शाम को 7 बजे तक बैठना है हम उसको ये नहीं कह सकते कि आपने जो है ना वो रात को 2 बजे तक काम करना है हाँ अगर आपने ये उसको कहा तो ऑब्वियसली वो आगे से आपसे फिर कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट भी करेगा कि आप इसको कुछ ओवर टाइम देंगे कुछ बोनसेस वगैरह देंगे तो टेक्नोलॉजी हर कोई मुल्क हर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको खरीद सकता है मुख्तलिफ किस्म की जितनी भी रिसोर्सेज हैं आईटी से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं वो आपकी तमाम आजकल जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो परचेज कर सकती हैं हर जगह से बासानी जो है आपकी डिफरेंट मशीन्स डिफरेंट आपकी जो है फैक्ट्री अगर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन लगाना चाहती है और उसके अंदर मशीनरी है तो वो दुनिया के किसी भी कोने से उठा के वो लेके आ सकती है टेक्नोलॉजी को वो शिफ्ट कर सकती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के इक्विपमेंट्स वो परचेज कर सकती है लेकिन जब तक उसके पास जो उसका जो ह्यूमन रिसोर्स है जब तक उसके पास स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा तो उस वक्त तक वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आगे नहीं बढ़ सकेगी अपने गोल्स को अपने पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस को अचीव नहीं कर पाएगी तो यहाँ पे स्लाइड को हम लोग इस नोट पे ख़त्म करते हैं कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ह्यूमंस हैं दे आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूमंस भी बेसिकली वो ह्यूमंस जो कि स्किल्ड ह्यूमंस हो यानी कि जिनके पास जो है ना हुनर होना चाहिए यानी कि विच आर बेसिकली कॉल्ड एज द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब ठीक है तो नेक्स्ट चलते हैं जी नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है अगर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें ठीक है ह्यूमन रिसोर्स तो हम लोगों ने देख लिया कि व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय ह्यूमन रिसोर्स तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ह्यूमंस काम कर रहे हैं जो स्किल्ड लेबर है जो स्किल्ड आपकी ह्यूमंस हैं
जिनके पास हुनर है, जिनके पास एजुकेशन है, जिनके पास स्किल्स हैं, तो वो कहलाती है आपकी ह्यूमन रिसोर्स। और अगर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें, तो जनरली वी कैन डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एज मैनेजरियल फंक्शन that tries to match an organization's needs to the skills and abilities of its employees। देखें, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो सादा जुबान में ये एक एक फंक्शन है, बेसिकली एक मैनेजरियल फंक्शन है, यानी कि इसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को परफॉर्म करेगा कोई मैनेजर परफॉर्म करेगा। मैनेजर्स क्या होते हैं, कितनी उसकी अकसाम होती हैं, क्या उनके रोल्स हैं, क्या उसके फंक्शंस हैं, वो सारे ऑब्वियसली हम आगे चल के इस कोर्स के अंदर स्टडी करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना समझ लें कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो टास्क कह लें, या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो ऑपरेशन है, दैट विल बी परफॉर्म्ड बाय अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के फंक्शंस में से, यानी कि उसके टास्क्स में से, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि the human resource manager tries to match an organization's needs to the skills and abilities of its employees। कि उसका काम ये है यार, वो ये असेस करे, वो ये देखे कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी जो कंपनी है, कोई सॉफ्टवेयर हाउस है, कोई प्रोडक्शन हाउस है, कोई मीडिया रिलेटेड कोई कंपनी है, उसकी नीड्स क्या है, यानी कि उसको ना किस किस्म के उसको जो है ना एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड है, यानी कि उसकी उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन जो इस दुनिया के अंदर आती है, जो बनती है, उस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ गोल्स होते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का कुछ पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस होता है, वो किसी खास मकसद के लिए जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बनी होती है। अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन ABC XYZ बनी है, उसका कुछ पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस है, उसका कुछ कुछ उसके कुछ गोल्स हैं, कुछ उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ उसके आप कह सकते हैं कि उसके जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो उन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को मीट मीट करने के लिए, उन उसके गोल्स को अचीव करने के लिए, उसके पर्पस को अचीव करने के लिए किस किस्म के एम्प्लॉयज की जरूरत है, यानी कि ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, इसकी सिंपल सी हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जी आपने लेट सपोज एक सॉफ्टवेयर हाउस ओपन किया है, तो आपके सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाएंगे। तो ऑब्वियसली आप ऐसे ऐसे एम्प्लॉयज को ढूंढने की कोशिश करोगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाने की कोशिश करोगे, जो कि स्किल्ड एम्प्लॉयज होंगे, जिनके अंदर एबिलिटीज होंगी, जिनके अंदर कैपेबिलिटीज होंगी कि वो आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करके दें। आपने अगर एक सॉफ्टवेयर हाउस डेवलप किया हुआ है, बनाया है, तो आपको सॉफ्टवेयर हाउस चलाने के लिए ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, प्रोग्रामर्स, एनालिस्ट, डिजाइनर्स, ये रिक्वायर्ड होंगे। तो उनकी जो आपको एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड हैं, उनकी जो स्किल्स हैं, वो भी आपको पता है कि भाई मुझे जो एम्प्लॉय रिक्वायर्ड है, उनकी उनमें ये फलानी 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 स्किल्स होनी चाहिए। दे शुड बी केपेबल ऑफ प्रोग्रामिंग, ऑफ डूइंग प्रोग्रामिंग इन सच 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 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, तो आपका जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, उसका काम ये है, आपका अगर लेट सपोज सॉफ्टवेयर हाउस है, तो उसका जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होगा, वो ये देखेगा कि मार्केट के अंदर मैं ऐसे लोगों को, ऐसे एम्प्लॉयज को मैं रखूं अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। अब सॉफ्टवेयर हाउस का गोल क्या है जी, कोई प्रोजेक्ट है, लेट सपोज उसको कोई सॉफ्टवेयर का कोई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट उसको मिला है, तो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए दे नीड एम्प्लॉयज। तो उस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कि किस लेवल की स्किल्स रिक्वायर्ड है, ऐसे एम्प्लॉयज को तलाश करना, उनकी स्किल्स और एबिलिटीज को मैच करना अपने ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स के साथ, ये कहलाता है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और ये कौन करेगा? ये आपका, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपके सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर, आपकी फैक्ट्री के अंदर, आपकी एनी ऑर्गेनाइजेशन यू नेम इट, उसके अंदर जो है एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होगा, और उस ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का जो हेड होगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होगा, वो और उसकी टीम और उसके अंडर जो सबऑर्डिनेट्स उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे होंगे, ये उनकी जॉब्स में से एक जॉब होगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही यानी कि एक जनरलाइज्ड किस्म का हमने जो है यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दी है कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसका जो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसमें होगा क्या, उसमें ये होगा कि बेसिकली ये एक मैनेजरियल फंक्शन है विच विल बी यूज्ड टू
मैच एन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड्स हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो पर्पस है, उसको मैच करने की कोशिश करेगा। ऐसे एम्प्लॉयज ढूंढने की कोशिश करेगा कि जिनमें ऐसी स्किल्स हों, जिनमें ऐसी एबिलिटीज हों जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को फुलफिल कर सके। ठीक है, तो आई होप कि इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोग जो है वो समझ पाए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक पजल की शक्ल में ये तीन वर्ड्स हैं, इनको हमने अलग अलग रखा हुआ है। एक ह्यूमन, फिर रिसोर्स और मैनेजमेंट। ह्यूमंस ऑब्वियसली वो तमाम ह्यूमंस जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे वो मैनेजीरियल लेवल के ऊपर हो, चाहे वो नॉन मैनेजीरियल लेवल के ऊपर हो। फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो रिसोर्सेज होंगी, मुख्तलिफ किस्म की रिसोर्सेज हो सकती हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। बिल्डिंग्स हो सकती हैं, लैंड हो सकती है, इक्विपमेंट हो सकती है, मशीनरीज हो सकती हैं। और मैनेजमेंट, ये आपका इस पर्टिकुलर कोर्स का जो टाइटल है उसका थर्ड वर्ड है मैनेजमेंट। अगर हम इसको मिला लें तो ये आपकी पजल जो है ये कंप्लीट हो जाती है। और इस पजल को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है, आपकी आपके ह्यूमंस दे आर आल्सो रिसोर्स, और उसको जो है वो मैनेज करेगा आपका जो मैनेजमेंट है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है वो इसको मैनेज करेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है जी। ह्यूमंस, ठीक है, रिसोर्स मैनेजमेंट, ये बात अभी डिस्कस ऑलरेडी हो चुकी है कि ह्यूमंस दे आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। एंड स्पेसिफिकली जो स्किल्ड ह्यूमंस हैं, जो जिनके पास एक्सपर्टीज हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास एबिलिटीज हैं, जिनके पास स्किल्स हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दोज पर्टिकुलर ह्यूमंस। और इसके अलावा आपकी कंपनी के अंदर, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और भी बहुत सारी रिसोर्सेज हो सकती हैं, लाइक अ बिल्डिंग, ठीक है, उनके पास ज़मीनें हैं, उनके पास फैक्ट्रीज हैं, उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उनके पास आईटी रिलेटेड रिसोर्सेज हैं, उनके पास इक्विपमेंट्स हैं, उनके पास फैक्ट्री के अंदर मुख्तलिफ किस्म की मशीनरी चल रही है, को प्लांट्स चल रहे हैं, ठीक है, तो वो उसकी रिसोर्सेज होंगी। और मैनेजमेंट इज बेसिकली मैनेजमेंट जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे लोगों का मजमुआ है जो कि आपकी ह्यूमंस और आपकी तमाम जो बाकी जो रिसोर्सेज हैं, इंक्लूडिंग योर ह्यूमन रिसोर्स एंड इंक्लूडिंग अदर रिसोर्सेज, उनको वो मैनेज करेगी। ये काम है आपकी मैनेजमेंट का। फिर हम देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो है क्या क्या फंक्शंस हैं, यानी कि एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करेगा। ऑब्वियसली डिटेल के अंदर तो हम यहाँ पे स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन पूरे कोर्स के अंदर हमने इन्हीं फंक्शंस को ही डिस्कस करना है। तो यहाँ पे जनरलाइज्ड वे में, एक जनरल वे में हम लोग इसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे इस कोर्स के अंदर आगे चल के। फिर ये कि वाई एच आर एम, के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो क्यों स्टडी करनी चाहिए, या ज़रूरत क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को स्टडी करने की। तो इसमें पहला पॉइंट ये है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जब आप पढ़ लोगे, जब आप ह्यूमंस को मैनेज करने का स्किल सीख लोगे, तो क्या होगा, इट विल हेल्प यू टू गेट रिजल्ट्स थ्रू अदर्स। इट विल हेल्प यू टू गेट रिजल्ट्स थ्रू अदर्स। अदर्स का मतलब अदर ह्यूमन बींग्स। अगर आप एक ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज अगर कर पाते हो सही तरीके से, तो आप जो हैं वो क्या कर पाओगे कि अपने जो कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको आप अचीव कर पाओगे with the help of other humans which are working under your which are your subordinates, या जो आपके अंडर काम कर रहे हैं। तो ये जो एच आर एम का जो सब्जेक्ट है वो पढ़ने के बाद आप इजीली अपने जो अंडर काम करने वाले जो ह्यूमंस हैं, जो ह्यूमन वर्क फोर्स है, जो जो स्किल्ड आपकी जो लेबर है, उसके थ्रू अपनी कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को आप मीट कर पाओगे। दूसरा ये कि इट हेल्प्स यू टू अवॉइड कॉमन पर्सनल मिस्टेक्स। इसमें जो सिंपल आपकी एग्जांपल ये हो सकती है कि एच आर एम के अंदर हम लोग जो है कोशिश करते हैं, ये एक्टिविटी है, एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज ऑफ एच आर एम, उनको हम स्टडी करेंगे आगे चल के ऑब्वियसली इस कोर्स के अंदर। उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि वी शुड हायर राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब।
राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब का बेसिकली मतलब ये है कि वी शुड हायर स्किल्ड लेबर, we should hire the person with highest capabilities, we should hire a person with the most experience, ठीक है, अवेलेबल। और अगर आप एच आर एम पढ़ लेते हो या एच आर एम अगर आप सीख लेते हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अगर आप सीख लेते हो, उसके फंक्शंस को आप जो है सीख लेते हो, तो उसका आपको एक फ़ायदा ये होगा कि आप जो है वो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब आप जो है ना वो हायर कर पाओगे अपनी कंपनी के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी कंपनी जो है वो एक तरह से नुकसान से बच जाएगी। हमारे मुल्क का ये डिलेमा है कि अगर आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को कंपेयर करते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, तो जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है दे ऑलवेज स्ट्राइव हार्ड टू हायर स्किल्ड पर्सन, ठीक है, ऐसे लोगों को वो हायर करने की कोशिश करते हैं किसी जॉब के लिए कि जिनका जिनका स्किल लेवल जो है वो हाईएस्ट हो अमंगस्ट ऑल दी अदर कैंडिडेट्स। ऐसे लोगों को वो हायर करने की कोशिश करते हैं जिनका एक्सपीरियंस जो है वो सबसे ज़्यादा हो अमंगस्ट दी कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया होता है जॉब के लिए। हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये एक डायलेमा है कि यहाँ पे राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब हायर नहीं किया जाता, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस टाइम पे नुकसान का शिकार हैं। पाकिस्तान रेलवेज को आप देख लें, पाकिस्तान स्टील मिल्स का आप हाल देख लें, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का आप हाल देख लें। तो इसके अंदर जो है वो पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर जो है वो हायरिंग की गई है और इस बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया कि वी शुड हायर राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। और उसका नुकसान फिर अल्टीमेटली मुझे होता है, आपको होता है, बाकी मुल्क के अंदर रहने वाले जितने भी हमारे जो कंट्री मैन है उनको होता है, बिकॉज फिर उन ऑर्गेनाइजेशंस का नुकसान पूरा करने के लिए हमारी जेबों से जो है वो पैसा निकाला जाता है टैक्स की मद में, और वो टैक्स का पैसा जो है वो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लगाया जाता है उसका नुकसान भरने के लिए। हालांकि अगर ये पहले दिन से ही राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब वाली अप्रोच अगर यूज की जाए तो क्या होगा कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो बच जाएगी बहुत बड़े बड़े नुकसानों से। ठीक है जी। तो आई होप कि ये वाला जो पॉइंट है कि योर इट इट हेल्प्स योर ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड कॉमन पर्सनल मिस्टेक्स, जिनमें से एक मिस्टेक ये है कि आपने अगर एक जॉब के लिए राइट पर्सन को हायर नहीं किया तो उसका खमियाजा जो है वो आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भुगतेगी फ्यूचर के अंदर। नेक्स्ट ये है कि जी इट हेल्प्स यू टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का क्या मतलब है? देखें आजकल आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑब्वियसली आपने कोई फैक्ट्री है, लेट सपोज आप कोई 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 भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, तो आपका कोई ना कोई मार्केट के अंदर आपका कोई ना कोई कॉम्पिटिटर जरूर होगा। ऐसी कोई कंपनी और भी होगी जो कि वही प्रोडक्ट्स बना रही है जो कि आप बना रहे हो। मिसाल के तौर पे पेप्सी जो है वो एक प्रोडक्ट है जो कि पेप्सी को या पेप्सी कॉरपोरेशन जो है वो बनाती है, और कोका कोला जो है वो सेम उसके कॉम्पिटिटिव एक दूसरा एक प्रोडक्ट है जो कि एक और कंपनी बना रही होती है। ठीक है, तो दो मुख्तलिफ कंपनीज हैं, सेम तरह के प्रोडक्ट्स बना रही होती हैं। तो कंपनीज क्या करती हैं, वो कोशिश करती हैं कि हम लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर ले लें, अपना जो कस्टमर बेस है यानी कि नंबर ऑफ कस्टमर्स जो हैं हम उनको बढ़ा लें। तो ये कैसे होगा? ये तभी होगा अगर आपकी कंपनी के पास जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा। दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं जी, एक तरफ है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और एक तरफ है जी एमिरेट्स एयरलाइंस। जो एमिरेट्स एयरलाइंस है वो दुनिया की बेस्ट एयरलाइंस में से एक एयरलाइन है और बहुत सालों तक जो है वो दुनिया की बेस्ट एयरलाइन भी रही है। और दूसरी तरफ जो है अगर हम उसको कंपेयर करें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के साथ, तो आपका जो एमिरेट्स है उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, उसने एमिरेट्स एयरलाइन ने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उसको कैसे मिला? ठीक है, यानी कि वो अगर कंपटीशन में है पीआईए के साथ तो लोग ऑब्वियसली एमिरेट्स को ज़्यादा प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, यानी कि वो कंपटीशन में बहुत आगे निकल गई है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। उसकी रीज़न ये है कि वो उन्होंने एचआरएम प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट किया, दे हायर्ड राइट पर्सन्स फॉर द राइट जॉब, और they basically hired skilled people, they hired
experienced people, they hired the best people in the market, ठीक है, जिसकी वजह से उनको क्या मिला, competitive advantage मिला। और competitive advantage मिलने के बाद क्या हुआ कि आपकी जो Emirates Airlines है उनका जो भी उनके गोल्स थे, जो भी उनके 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 ऑब्जेक्टिव्स थे, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर पा रहा है एज कंपेयर टू अदर एयरलाइंस इन द पर्टिकुलर बिजनेस। ठीक है, तो ये आपके मतलब कि एचआरएम को क्यों स्टडी किया जाना चाहिए, उसके कुछ आप कह सकते हैं कि उसके कुछ आंसर्स हैं कि हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या जो सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, इसको क्यों पढ़ना चाहिए या क्यों इसको इसके ऊपर क्यों हमें एम्फोसिस देना चाहिए। तो उसके ये कुछ आंसर्स थे। सक्सेसफुल एचआरएम प्रैक्टिसेस जो हैं, यानी कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, अगर सक्सेसफुल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अगर प्रैक्टिस की जा रही है तो उसका फायदा किस किस को होगा। नंबर वन, ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो हायर किया हुआ है जी राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उनके पास है, लेटेस्ट जो है उनके पास मशीनरीज अवेलेबल हैं, लेटेस्ट उनके पास जो है वो इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं, अपनी जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया हुआ है, और जो बेस्ट लॉट है, जो बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स है, उनको उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो इंडक्ट किया हुआ है। तो उसका फायदा ऑब्वियसली उस ऑर्गेनाइजेशन को होगा ही होगा, और वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को जित जल्द से जल्द अचीव कर पाएगी। हर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं, उनका कुछ ना कुछ पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस होता है, उनके कुछ ना कुछ टारगेट्स होते हैं। तो अगर सक्सेसफुल एचआरएम प्रैक्टिसेस अगर हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसका सबसे पहला फायदा जो है वो ऑब्वियसली आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ही होगा। जहाँ पे हम अगर मिसाल लेते हैं पीआईए की और एमिरेट्स एयरलाइंस की, तो एमिरेट्स एयरलाइंस के अंदर सक्सेसफुल एचआरएम प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जा रहा है, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा वो रेवेन्यूज कमा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनके कस्टमर्स हैं, लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो एमिरेट्स एयरलाइंस को जो है वो उसमें ट्रैवल करें एज कम्पेयर टू पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, क्योंकि वहाँ पे सक्सेसफुल एचआरएम प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं किया जा रहा। ठीक है ना, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, वो की जो पॉलिसी है उसको फॉलो नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, उसके जो पर्पस है, उसका जो टारगेट्स हैं वो अचीव नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से आपका जो पीआईए एज एन ऑर्गेनाइजेशन है वो डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। दूसरा फायदा किसको होगा? दूसरा फायदा ऑब्वियसली एम्प्लॉयज को होगा। उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखें, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब जब आप एक राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब लेके आते हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ऑब्वियसली उसको आप एक कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव सैलरी के ऊपर लेके आओगे ना। आप उसको हाईएस्ट सैलरी दोगे एज कंपेयर टू द मार्केट, ताकि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज्यादा से ज्यादा अरसे तक काम कर सके। सैलरी के अलावा ऑब्वियसली उसको बहुत सारे और मजीद इंसेंटिव्स भी दोगे, हॉलीडेज की शक्ल में, इंटरनेशनल टूर्स की शक्ल में, बोनसेस की शक्ल में, इंक्रीमेंट्स की शक्ल में, ठीक है ना, चाइल्ड एजुकेशन की शक्ल में, फैमिली हेल्थ केयर की शक्ल में। तो जो सक्सेसफुल आपकी जो वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर आपकी एचआरएम के प्रैक्टिसेस जो हैं वो सक्सेसफुली फॉलो किए जाते हैं, तो उसका फायदा जो है वो एट द एंड ऑफ द डे एम्प्लॉय को भी होगा, क्योंकि उसका जो एम्प्लॉय होगा वो एक हैप्पी एम्प्लॉय होगा, क्योंकि उसका अच्छे तरीके से ख्याल रखा जाएगा। नेक्स्ट जो है वो आखिरी फायदा जो है वो सोसाइटी को होगा, जो माशरा है आपका उसको भी उसका फायदा होगा। वो इस तरह से कि अगर आपकी जो लेट्स सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर 400 बंदा काम कर रहा है, ठीक है, और अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सक्सेसफुल एचआरएम प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जा रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है उसका एम्प्लॉय जो है वो खुश होगा, उस अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो खुशहाल होगा, उसकी सैलरी ज़्यादा होगी, उसको बोनसेस मिलेंगे, मजीद उसको इंसेंटिव्स मिल रहे होंगे, इंक्रीमेंट्स की शक्ल में, हॉलीडेज़ की शक्ल में, बोनसेस की शक्ल में। तो एक एम्प्लॉय जो है वो बेसिकली, ये जो एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, ये बेसिकली एक फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। और इसी तरीके से जो 400 आपके एम्प्लॉयज हैं फॉर एग्जांपल, वो सारे के सारे खुशहाल हैं, खुश हैं अपनी कंपनी के साथ, उनको मेंटल सेटिस्फेक्शन है, तो वो 400 एम्प्लॉयज नहीं है बल्कि वो 400 फैमिलीज हैं।
इसी तरीके से ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। अगर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और वो तमाम की तमाम, लेट्स सपोज हम 10 ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं और वो 10 ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो सारी की सारी जो है वो सक्सेसफुल एचआरएम प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रही हैं, तो ऑब्वियसली वो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो एक खुशहाल ऑर्गेनाइजेशंस होंगी। उनके जो एम्प्लॉयज होंगे वो भी खुश होंगे, मेंटल सेटिस्फेक्शन होगी उनके पास, और वो तमाम के तमाम एम्प्लॉयज जो हैं वो एक एम्प्लॉय जो है वो एक फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, हजारों की तादाद में अगर खुशहाल एम्प्लॉयज हैं, तो ऑब्वियसली वो एक आपकी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आपके माशरे को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से अल्टीमेटली अगर सक्सेसफुल एचआरएम प्रैक्टिसेस अगर फॉलो की जा रही हैं एक कंपनी में, तो उसका फायदा ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को होगा डायरेक्टली, बल्कि उसका फायदा इनडायरेक्टली एम्प्लॉय को भी होगा। और एट द एंड ऑफ द डे अगर एम्प्लॉयज, बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जिसमें सक्सेसफुल एचआरएम प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जा रहा है, तो उसका फायदा जो है अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे सोसाइटी को भी होगा, क्योंकि आपके ये जो एम्प्लॉयज हैं ये उस सोसाइटी का भी पार्ट हैं, आपके इस मुआशरे का भी हिस्सा हैं। तो आई होप कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं जी कि चैलेंजेस क्या क्या हैं। अगर आप एक ह्यूमन रिसोर्स को जब मैनेज करोगे, ह्यूमंस जो है वो मशीन थोड़ी है कि आप उसको बटन प्रेस करेंगे तो वो ऑन हो जाएगी और बटन प्रेस करेंगे तो वो ऑफ हो जाएगी, या अपनी मर्जी से तो आप उसको नहीं चला सकते हो, ठीक है ना। मशीन्स जो है दे डू नॉट हैव फीलिंग्स, लेकिन जो ह्यूमंस हैं उनकी तो ऑब्वियसली फीलिंग्स भी हैं, तो आपको उनका ख्याल करना पड़ेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, और पॉइंट बाय पॉइंट जनरल तरीके से जनरलाइज्ड वे में हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। नंबर वन, पहला चैलेंज ये है कि टू अट्रैक्ट राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, कि आप ऐसे, मतलब आपको जो है वो एक एक्सपीरियंस बंदा चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने के लिए, एक्सपीरियंस वर्कफोर्स चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। तो उस एक्सपीरियंस वर्कफोर्स को आप किस तरीके से अट्रैक्ट करोगे, यानी कि आप उनको कैसे लेके आओगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको आप क्या इंसेंटिव्स दोगे, उनको आप क्या, यानी कि ऐसे मुराद दोगे कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाए। तो ये एक चैलेंज है, ठीक है। टू अट्रैक्ट टू अट्रैक्ट एक्सपीरियंस, टू अट्रैक्ट स्किलफुल लेबर इन योर ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज वन ऑफ द चैलेंज, ठीक है। अब ये सोचोगे, आपका जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है वो ये सोचेगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्किल्ड वर्क फोर्स है वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करे। तनख्वाहों की मद में बहुत सारे फिर इसके टूल्स हैं कि आप जो है ना कॉम्पिटिटिव सैलरी पैकेज उसको ऑफर कर सकते हैं अपने जो पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ हैं, जो पोटेंशियल आपके जो कैंडिडेट्स हैं, जो पोटेंशियल आपके जो स्किल्ड लेबर है, जो पोटेंशियल आपका एक्सपीरियंस लेबर है जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है जॉब्स के लिए, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए ना आप कॉम्पिटिटिव सैलरीज प्लस इंसेंटिव्स, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, ठीक है, वो आप उनको ऑफर कर सकते हैं, ताकि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड जो लेबर है, यानी कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने की कोशिश करे। सेकंड है जी टू डेवलप, ठीक है, आपका आपने अट्रैक्ट कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है आपके स्किल्ड लेबर आ गई, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब आ गया, यानी कि वो तमाम आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपको रिक्वायर्ड थे, जो आपको रिक्वायर्ड था वर्कफोर्स, ठीक है, वो वर्कफोर्स जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाए, वो आ गया। नेक्स्ट फेज में क्या है, नेक्स्ट चैलेंज ये है कि आपने उनको अब क्या करना है, डेवलप करना है। डेवलप मींस कि हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक कल्चर होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने का तरीका जो है वो मुख्तलिफ होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट जो है वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट होता है। तो टू डेवलप का मतलब ये है कि आपके पास जो वर्कफोर्स आ गया, जिसको आपने हायर कर लिया, अब आपने उस वर्कफोर्स के ऊपर मेहनत करनी है कि वो वर्कफोर्स जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से वाकिफ हो जाए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के तरीकों से वो वाकिफ हो जाए। बाकी तो वो स्किल्स हैं उसके अंदर, वो काम करना तो जानती है वो वर्कफोर्स जिसको आपने अभी अभी हायर किया है, लेकिन उसको अभी आपको क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। डेवलप इन अ सेंस कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से वाकिफ हो जाए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के तरीकों से वाकिफ हो जाए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट से वो
वाकिफ हो जाए, उससे वो मानूस हो जाए, ठीक है। तो टू डेवलप का बेसिकली ये मकसद है। नेक्स्ट है जी टू मोटिवेट, कि ठीक है आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को अट्रैक्ट कर लिया, उनको हायर कर दिया आपने लोगों को, उनको आपने जो है वो जो स्किल्ड लेबर है उसको, जो स्किल्ड वर्क फोर्स है, जो एक्सपीरियंस्ड वर्क फोर्स है उसको आपने डेवलप भी कर दिया। अब नेक्स्ट ये कि नेक्स्ट जो चैलेंज आपके पास है कि आप ये सोचोगे कि यार मैं इनको मोटिवेट कैसे रखूं, मैं इनका मोराल हाई कैसे रखूं। क्योंकि जब तक आप इनको मोटिवेट नहीं करोगे, जब तक आप इनको इनका इनका मोराल हाई नहीं रखोगे, तो आजकल तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाली जो वर्क फोर्स है उसके पास तो बहुत सारी चॉइसेस हैं। वो आपके ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के किसी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जा सकती है, क्योंकि आजकल ये जो दुनिया है ये ग्लोबल विलेज की शक्ल इख्तियार कर गया है इंटरनेट के थ्रू। दुनिया के किसी भी कोने में उसको अगर अच्छी ऑफर आती है तो वो छोड़ के चला जाएगा, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपकी कंपनी के अंदर मोटिवेटेड नहीं है। तो उसको आपको जो है ना वो, ये नेक्स्ट चैलेंज ये है कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक्सपीरियंस वर्क फोर्स है, जो कि आपके काम का वर्क फोर्स है, जो कि एक्सपीरियंस्ड है, जो कि स्किल्ड है, उसको आपने किस तरीके से मोटिवेट रखना है ताकि उसका मोराल हाई रहे और वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाए, ठीक है। तो इस चीज को आपको, ये आपका नेक्स्ट चैलेंज है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है उसको इन चीजों को देखना पड़ेगा और इन चीजों के ऊपर उसको ज्यादा से ज्यादा गौर करना पड़ेगा। और फिर ये कि ऑब्वियसली टू कीप द टैलेंटेड पीपल, यानी कि कोशिश करेगा आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर कि आपके जो टैलेंटेड लोग हैं, जो स्किल्ड वर्क फोर्स है, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रहे। जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, यानी कि आपके जो कंपटीशन के अंदर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बिजनेसेस हैं वो काम कर रही होती हैं, वो हर वक्त आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी उन्होंने नजर रखी होती है और आपके वर्क फोर्स के ऊपर भी उन्होंने नजर रखी हुई होती है कि यहाँ पे टैलेंटेड लोग कौन कौन से हैं। और वो हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स के पास जो टैलेंटेड लोग हैं उनको वो अपने पास लेके आए, ज्यादा ऑब्वियसली सैलरी के ऊपर, ज्यादा पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के ऊपर। तो आप हर वक्त ये कोशिश करोगे और ये आपका एक चैलेंज होगा एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, ये आपके लिए एक चैलेंज होगा कि आप किस तरीके से टैलेंटेड पीपल को, या टैलेंटेड जो आपका जो वर्क फोर्स है, टैलेंटेड आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स है, जो आपका एक्सपीरियंस्ड ह्यूमन रिसोर्स है, वो आप उनको रिटेन रख सको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ ड्यूरेशन। तो ये कुछ चैलेंजेस थे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के लिए, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करते हुए आपको ये, एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर आपको ये चैलेंजेस जो हैं वो दरपेश होंगे। आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। हम लोगों ने आज जितना भी पॉइंट स्टडी किए थे, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आप लोगों को समझ आ गए होंगे। कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी, हमने बिल्कुल एक जनरल एक आइडिया देखा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। और आई बिलीव कि ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे। आई ऑल्सो बिलीव कि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को, जिसका नाम है कोड विद फैसल, इसको ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको सबसे पहले मिल जाया करें थ्रू ईमेल। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।